गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अर्पित शर्मा और आप सभी का स्वागत है सुमन हिंदी क्लासेस में। ठीक है। और आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। ठीक है। और अभी वो जो चौथे नंबर का पांचवें नंबर का जो वीडियो था, ठीक है, उसके साथ कुछ गड़बड़ी चल रही है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। वो अभी री अपलोड हो जाएगा, ठीक है, दोबारा। तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उस वीडियो को एक बार आप देखिएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस सीरीज़ में क्या क्या आपको मिलने वाला है, किस तरह से चीज़ें होने वाली हैं। और जैसे ही उस शुरुआत के 5 मिनट का वीडियो आप देखेंगे ना, आपको सच में बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। एक उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है। चलो, तो मैंने बोला था कि एडवांस के जो भी क्वेश्चन दे रहा है वो बहुत इजी कैटेगरी के क्वेश्चन दे रहा है, उसमें कोई टफनेस नहीं है, सिर्फ फार्मूला है बेसिक। अब एक बात बताइए, बेलन जो होता है, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है? क्योंकि किसी भी जो कि बिना कोण वाला है, बिना कोण वाला जिसका आधार, ठीक है, सेम है, तो उसमें उसके आयतन का फार्मूला क्या होता है? उसका आयतन का फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल इनटू हाइट, ये होता है। अब बेलन का आधार क्या होता है? बेलन का आधार क्या होता है? बेलन सिलेंडर, सर्कल होता है। तो इसीलिए आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसीलिए आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और उसकी हाइट दोनों से मल्टीप्लाई करा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। और अब समझ में आया पाई आर स्क्वायर कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। ठीक है। अगर आधार में कोई और चीज होती, चतुर्भुज होता, त्रिभुज होता, तो आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला वो लगा देते। समझ में आ गई बात? चलो पाई आर स्क्वायर से निकालें तो पाई कितना हो जाएगा? मैंने कहा था इस क्वेश्चन में सिर्फ पाई की वैल्यू पर ध्यान रखिए। आपके लेवल पे ये पाई की वैल्यू में ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। आर स्क्वायर 28 इंटू 28 इंटू हाइट कितनी है? 15। बस सॉल्व करना है और तो कुछ है नहीं। 7 चौको 28। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है, बस उसी में गड़बड़ी है। अब एक चीज देखो, ये 22, अब मैं पहले अगर 4 से करा देता तो 88 बन जाता, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराता तो दिक्कत होती। 15 चौको 60, 60 आ गया। अब 60 से इसका मल्टीप्लाई करा दो तो 28 पंचे 140, और 28 छक्का 168, 168 और जीरो। अब ये 22 का मल्टीप्लाई कराना तो मैं 11 इंटू 2 कर दूंगा, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर 11 का, जीरो, 2 अट्ठे 16, और 16 दूनी 32 और 1 33। अब इसमें 11 का मल्टीप्लाई करा दो। तो 11 का मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या बताया था? शुरुआत से बस जो पहला नंबर उसको रखो, फिर जोड़ते जाओ। जीरो, जीरो और 6 6, 6 और 3 9, 3 और 3 6, और फिर 3, 36960। कितना इजी कैलकुलेट कर लिया, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ये सीरीज करो, जिस दिन पेपर होगा उस दिन भर भर के मैसेज करोगे। यदि 410 का 20%, 520 के 40% से x प्रतिशत कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब एक चीज देखो, जब भी मैंने बोला था जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो पहले उस वैल्यू का 10% निकाल लीजिए। कितना निकाल लीजिए? 10%। तो अगर मान लो हमें 410 का 20% निकालना है, 410 का 20% निकालना है, कितना? 20%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका 10% निकाल लेंगे। ये 10% बना। 10% कैसे निकालते हैं? जो भी संख्या है उसके बाई बाई ओर से, या दाई ओर से, सॉरी, लास्ट से समझ लो, कंफ्यूज मत हो। लास्ट से एक अंक बाद दशमलव लगा दो, आपको उस संख्या का 10% मिल जाएगा। तो इसका 10% कितना बन गया? 41। अब 10% से हमें 20% पर जाना है, यानी कि दो गुने पर जाना है। 41 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, आपको 20% मिल गया, दैट इज 82। कितना मिल गया? 82। 41 गुना 82। अगर 41 10% है तो 20% कितना बना उसका? 2 गुना 82। ठीक है, तो ये मिल गया। अगला क्या है? 520 का 40, 520 का 40। तो 520 10% कितना होगा इसका? लास्ट से एक अंक बाद दशमलव, 52। 10% अगर 52 है तो 40% मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20, 208। अब हमसे यही बात उसने बोली है कि इससे ये वैल्यू x% कम है, ये वाली वैल्यू से ये वैल्यू x% कम है। तो बताओ कितनी कम है? डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो, ये 100 से 18 कम है, ये 100 से 8 ज्यादा है।
तो कितना डिफरेंस क्रिएट होगा? 18 और 8, 8 8 16 26 का, और 100 और कम है, यानी 126 ये वैल्यू कम है। किससे? इससे। तो परसेंटेज में कितनी कम है? 126 बटे 208, ठीक है, 208, और इंटू 100 करोगे, ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे देख लो कि अब 126 हमें चाहिए, आप नीचे से एक अंक पहले दशमलव लगा लो, 10% हो गया। नीचे से 10% की वैल्यू कितनी है? 20.8। इसका अप्रोक्सीमेटली अगर हम 126 तक जाएंगे तो कितनी बार जाना पड़ेगा? 6 बार। यानी कि 20 का अगर हम 6 बार करेंगे तो 120 बनेगा। 120 बनेगा, तो 120 के आसपास ही चाहिए हमें। तो यानी कि ये 60%, 10% के हिसाब से इसको 6 बार चलाएंगे तो 120 से ऊपर की वैल्यू बनेगी, क्योंकि 20.8 है। ठीक है, तो इसका मतलब है 60% से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। 60% से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। चाहो तो आप वैसे कैलकुलेट कर लो, या फिर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप समझना सीख लो। ठीक है, मर्जी आपकी। या फिर सीधे 100 का मल्टीप्लाई करके 208 से डिवाइड करो और अपना टाइम खराब करो, साथ में पेपर भी। एक स्मार्ट टीवी को इतने में खरीदा जाता है, ठीक है, इतने में खरीद लिया। इसका मूल्य 30% अधिक अंकित किया जाता है। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। स्मार्ट टीवी की बिक्री पर लाभ या प्रतिशत। जब इस तरह से हमें करना होता है तो उसकी रियल वैल्यू मायने ही नहीं रखती है, क्योंकि हमें प्रतिशत में लाभ, क्या कहते हैं, या हानि निकालनी है। समझ में आ गई बात? तो जब भी प्रतिशत में लाभ या हानि निकालनी है तो उसकी रियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। हमने क्या किया, चीज 100 की थी, 30% ऊपर हमने इसको मार्कअप किया। 30% ऊपर मार्कअप करेंगे, मार्कअप मतलब बढ़ाएंगे, तो कितना बन जाएगा? 130 की चीज बन गई। ठीक है, 130 की बन गई। अब इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट, इस पर 20% की छूट दे दो भाई। मैंने बोला कि किसी भी चीज का आप 10% पहले निकाल लो, तो 130 था, ठीक है, 130, 130 का 10% कैसे निकालेंगे? लास्ट से एक अंक बाद दशमलव, 13, 10% है तो दो गुना, यानी 20% कितना हो जाएगा? 26। इसमें 26 माइनस कर दो तो कितना आया? 104। 100 से 104 पर चीज बिकी है, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 का। 100 पर कोई भी वैल्यू उतना ही परसेंटेज बनाती है जितनी वो है, यानी 4% ही प्रॉफिट हुआ। दैट्स इट, हो गया आंसर। बताओ क्या डिफिकल्ट है इसमें? कुछ है कठिन? कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है? नहीं ना। ए एक कार्य को 118 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 177 दिनों में कर सकता है। ए करेंगे? नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। ये होगा कि ए और बी, ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, दिनों में करेंगे। ठीक है, ये बनेगा इसका। अब ए क्या है? ए कितने दिनों में कर रहा है? ए कितने दिनों में कर रहा है? 118 दिनों में। ठीक है, बी, कितने दिनों में कर रहा है? 177 दिनों में कर रहा है। अब इसमें क्या है? नंबर ऑफ डेज है। नंबर ऑफ डेज का एलसीएम लेंगे तो वो वर्क आ जाएगा, यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, इसका हम एलसीएम कैसे लेंगे? तो हम, मैंने बोला था जब भी आपको नंबर समझ में ना आए किससे डिवाइड है, तो जो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा हो, 2 3 5 7, उससे एक बार डिवाइड करके देख लो। 118 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ रहा है? 2 पंचे 10, 2 मिनट, यानी कि दिख गया आपको 59। ये 59 इंटू 2 है। आप देखो 59 का ये भी लगभग लगभग हिस्सा बन रहा हो, क्योंकि एग्जामिनर ने क्लू तो देना ही है। तो कितना बन रहा है लगभग? देखो 5 नहीं 15, 3 गुना लगभग बन रहा है। तो कितना आ गया? 59 इंटू 3। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 59 तो आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा और एक 3 भी आएगा। अब एफिशिएंसी डिवाइड कर देते हैं, तो 59 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3। 59 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। दोनों मिलकर अगर करेंगे तो कितने समय में कर लेंगे भाई? बताओ, 3 प्लस 2 5, 5 यूनिट से ये काम कराना है। बताओ कितने समय में कर लेंगे? यानी 5 से डिवाइड करना है और आपका आंसर रेडी है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। आप देखो 59 इंटू 3 यहां दे तो रखा है 177, यानी कि 177 इंटू 2/5 करना है। इसका दोगुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34 और एक 35। 17 दूनी 34 और एक, सॉरी 100 कर रहा है, 34 और एक 35, 35 और 2 सत्ते 14, 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 5 सत्ते 35, 70 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बताओ कितनी डिफिकल्ट थी। आप इसका एलसीएम लेने चलोगे, आप पक्का स्टक करोगे, पक्का। अगर मैंने तरीका जो बताया वो नहीं इस्तेमाल करोगे तो पक्का फंसोगे। और इन क्वेश्चनों में है भी कुछ नहीं सिवाय इसी चीज में आपको फंसाने के, और जमाने से यही काम करता आ रहा है। ठीक है,
और यूट्यूब पर जो क्वेश्चन भी कराते हैं इवन दैट, वो भी इसी पार्ट को स्किप करते हैं, एलसीएम को वो डायरेक्ट रखते हैं। 162 किलोमीटर की चाल पर चल रही 850 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सुरंग 63 सेकेंड में पार करती है। आप एक चीज बताओ, कल भी मैंने ये चीज बताई थी क्या, कि अगर ये ट्रेन है, ठीक है, और ये एक सुरंग को, ये सुरंग है, ठीक है, इसको पार करती है, तो पार कैसे करेगी? ये अगर सुरंग है, ये एक ट्रेन है, तो इसको पार कब करेगी? जब ये ट्रेन यहां से मान लो स्टार्ट की, यहां से स्टार्ट की, और जब यहां पर इसका बाहरी हिस्सा, ऐसे पीछे वाला हिस्सा खत्म पोजीशन पर आ जाएगा, तभी तो ये पार कर पाएगी। तो पार करने के लिए वो इतनी डिस्टेंस चलेगी। इतनी डिस्टेंस मतलब सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, इतनी लंबाई के बराबर जब वो चलेगी, तभी तो वो पूरा पार कर पाएगी। कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? तो इसका मतलब है कि 63 सेकेंड में अगर सुरंग को पार कर रही है, तो वो सुरंग की लंबाई प्लस अपनी लंबाई दोनों को मिला के चल रही है। अब हम वही चीज निकाल लेते हैं, क्या, कि अगर 162 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है ट्रेन, तो 63 सेकेंड में कितना चलेगी? निकाल लो भाई। 63 सेकेंड में 63 इंटू 162। अब ये सेकंड में है, तो इसको, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो कैसे होगा? 5/18 का गुणा कर देंगे, है ना। और फिर इसके बाद में क्या है, हमें ये मिल जाएगा कि सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई को चलने में कितनी दूरी चली 63 सेकेंड में, तो वो आ जाएगी हमारी। 63 सेकेंड में निकाल लेते हैं भाई। 18 9 162, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 से कर देंगे, तो 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, और 9 सते 63, 63 और 2 65, ठीक है, इतना आ गया। सॉरी, 9 सते 63 कर रहा हूं मैं, 63 से मल्टीप्लाई करना है। 9 त्रिका 27 हासिल 2, 9 छा का 54 और 2 56, इतना आ गया। अब इसमें क्या है, 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई करने की बजाय आप इसको कैसे कर दो, 10/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। 10/2, 2 से डिवाइड करके रख दो, बस आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, और उसमें से हम ट्रेन की लंबाई घटा देंगे, तो हमें सुरंग की लंबाई मिल जाएगी। तो कितना आ गया आपका, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 तेईं 6, 2 पंचे 10। इतनी क्या आ गई, ये आ गई सुरंग की लंबाई, ठीक है, सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये दोनों आ गई। अब इसमें से आप 850 घटा दो, 850, तो कैसे घटाओगे आप देखो, 800 से तो ये 800 चला गया, 50 बचा, उसमें से 35 में से 50 और घटाने, यानी 15 ये कम है, 15 कम है, तो 15 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 1 9, और ये 15 उसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, 85। समझ में आया? नहीं आया आपको? मैं दिखाता हूं, देखो 2800 लिखा था, तो हमने ये 2000 लिख दिया, एक 835 अलग से लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से 850 हमें घटाना है, तो 800 से तो 800 चला गया, ठीक है, ये माइनस का था। अब 35 में से 50 घटाने, तो माइनस का 15 बच जाएगा, 35 तो चले जाएंगे, माइनस का कितना बच जाएगा, 15। अब वो 15 कहाँ, यहां से घटेगा, तो यहां से कैसे घटेगा, 1900 प्लस 100, 100 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, 85। तो कितना आंसर आ गया, 1985। समझ में आया? तरीके बता रहा हूं आपको, सीख लो। दी गई गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी क्या है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, वो एपी जीपी इनका जरूर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। दी गई गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या बनेगा, सम एसएन, एसएन इज इक्वल टू क्या बनेगा, गुणोत्तर श्रेणी है जीपी, तो क्या बनेगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये बनेगा। मैं ए क्या होता है, उसका पहला पद होता है, आर क्या होता है, दूसरे पद से पहले पद को डिवाइड कर दो तो आपका आर मिल जाता है। और मैंने कहा था इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसमें ऑब्जर्व कर लो कि कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। जैसे पहले ऊपर क्या है, सिर्फ 9 9 9, तो बढ़त कहाँ, चेंज कहाँ हो रहा है, नीचे। पहले में 5 है, दूसरे में 25 है, तीसरे में, तो इसका मतलब क्या है कि 1/5 का चेंज आ रहा है, 1/5 का चेंज आ रहा है। अब इतने से माइनर सी बात को निकालने के लिए या समझने के लिए क्या फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? नहीं है ना। आप इतना यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, बेसिक आपने 8-10 क्वेश्चन लगा लिए, तो अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा ना कि भाई ये तो हम देख के पता कर सकते हैं, इसके लिए क्या हमें लिखने की जरूरत है इतनी ज्यादा, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। अब हम आंसर निकाल लेते हैं, और मैंने कहा था कि ये वाली चीज आप एज इट इज रखो, इसको छेड़ो मत, क्योंकि वो हर एक में इक्वल है, तो वो चाहता ही नहीं कि आप इसमें टाइम खपाओ, तो क्यों खपा रहे हो भाई, ठीक है। तो 9/5 रखेंगे, 9/5,
ये वाली वैल्यू एज इट इज छोड़ देंगे, नीचे रखेंगे 1 माइनस 1/5, 1/5 तो ये 5 से 5 माइनस 1/5 करोगे तो 5 माइनस 1 4, 4/5 आ जाएगा, यानी 9/5। ठीक है, ब्रैकेट में सेम वैल्यू और 4/5, 5 से 5 गया, 9/4 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 9/4। देखो 9/4, समझ में आ रही बात? ठीक है, बहुत अपना टाइम सेव करो, जितना ज्यादा सेव कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, और एक्यूरेसी भी मैं हाई करवाऊंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है? ये ऐसे ब्रैकेट है, ये ऐसे ब्रैकेट है, तो पहले अगर ब्रैकेट है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये ब्रैकेट हट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 140 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा? 13 प्लस अंडर रूट 144, ये बचेगा। 144 से 12 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 12, तो ये कितना बन जाएगा? इधर 25, 25 बन जाएगा। 25 बराबर कितना हो जाएगा? 144 माइनस एक्स, 140 माइनस एक्स, एक्स उधर चला जाएगा, 25 इधर कम हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आंसर आपका? 115। कोई कठिनाई है इस बात में? बताओ। 25 को इधर ले आओगे, घटा दोगे तो 140 माइनस 25 होगा। अब 25 और 40, 25 140 माइनस 25 करोगे तो कितना बचेगा? 115 ही तो बचेगा। अमूल और विवेक ने 6-5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश किया। भाई ये अमूल साहब हैं, ये विवेक साहब हैं, पार्टनरशिप का सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अमूल और विवेक ने 6-5, ये 6 और ये 5 के रेशियो में इन्होंने निवेश किया। ठीक है, साझेदारी व्यापार आरंभ किया। रागुल जो है वो 6 महीने बाद विवेक के समान, विवेक के समान, विवेक ने कितना लगाया? विवेक ने 5 लगाया। ठीक है, तो रागुल जो है वो 6 महीने बाद विवेक के समान, विवेक ने 5 लगाया। 6 महीने बाद आया है तो कितने समय के लिए चल रहा है? वर्ष के अंत में, यानी 12 महीने की सिर्फ बात हो रही, तो यानी अगर 6 महीने बाद आया है और 1 साल की बात हो रही तो सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा लगाया। इन लोगों ने कितना लगाया? 12-12 महीने के लिए लगाया। अब इसमें जो कॉमन है वो हटा दो, प्रॉफिट का आपका रेशियो आ जाएगा। तो 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, बस यही रेशियो बन गया। कितना बन गया? 12, 10 और 5, यही आपका आंसर हो गया। 12, 10, 5, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़े। सॉरी, क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? तो ये सब पढ़ने की जरूरत है क्या? आपको क्वेश्चन देखा तो आपको तुरंत पता चल गया कि भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो क्या है? 1024 किसका होता है? रूट, मतलब 1024, पॉइंट हटा के देखो, पॉइंट हटा के देखो, जब देखो जब भी स्क्वायर होगा किसी भी, मान लो कि 33.2 का स्क्वायर होगा, तो ये ऐसे दो लास्ट से 2 अंकों बाद आपको दिखेगा ही दिखेगा, समझ में? अगर क्यूब का होगा तो लास्ट से कितने अंकों बाद दिखेगा? स्क्वायर में कितना दिख रहा है? 2 अंकों बाद। अगर 1 अंक बाद है, तो अगर 1 अंक बाद क्यूब में है तो वो लास्ट से आपको 3 अंकों बाद दिखेगा, समझ में? यहां पर 3 अंकों के बाद, क्लियर है? तो इसलिए इससे कंफ्यूज मत हुआ करो कि यहां पर ये पॉइंट लगा है तो इसका क्या होगा। पॉइंट हटा के देखो कि ये रूट किसका है, पॉइंट हटा के देखो आप। ये 1024 है, पूरा पूरा देखो 1024 है, और लास्ट में 1 अंक बाद दशमलव लगा देना लास्ट से, तो ये 32 का है, तो 32 मतलब 3.2, 1 अंक बाद लगा दिया। इंटू 1764 किसका होता है? 1681 41 का होता है, तो उसके जस्ट आगे वाला है 1764, तो ये किसका हो गया? 42 का। 42 मतलब 4.2 डिवाइड, ठीक है, डिवाइड कितना है? एक 441, ये तो 21 का है, सबको पता है, तो 21 में कितना आ जाएगा? 2.1 इंटू ये कितना है? मैं पहले वाले वीडियो से बोल रहा हूं कि मुझे 64 का स्क्वायर याद है। क्यों याद है बताओ? 64 का स्क्वायर होता है 4096, और यही 16 का क्यूब भी होता है, 16 का क्यूब भी होता है। आप देख लो ये कितना बन रहा है? 64 क्या होता है? 8 इंटू 8, ठीक है, इससे एक 88 64 होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, और ये 2 बार बनेगा ना, फिर इसके बाद 8 इंटू 8 बनेगा। इस 8 से अब यहां पर आप 16 का क्यूब, अच्छा हाँ, तो ये 16 इंटू 16 इंटू 16 बनता है, ठीक है। क्या यहां से 16 इंटू 16 इंटू बन रहा है? इसके दो दो निकाल के यहां दे दो, यहां यहां, ये गायब हो गया। ये देखो कितना बन गया? 16 इंटू 16 इंटू 16 बन गया कि नहीं? तो यानी ये 16 का क्यूब भी बन जाता है, समझ में आया? तो इसलिए ये याद रहता है, ठीक है। आप क्यूब याद रखोगे तो वहां पर ये चीज देखना कि जो 64 का स्क्वायर है वो 16 का क्यूब भी है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 64 का, 64 मतलब 6.4। अब इसको निकाल लो, सॉल्व कर लो, क्या बन रहा है? पहले डिवाइड होगा तो 21 दूना 42, सब में एक एक अंक बाद दशमलव, तो कोई समस्या ही नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 32 दूना 64, 6.4 इंटू 6.4, तो आंसर क्या आ गया? आंसर उन्होंने पहले ही बता रखा है, 64 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था कि 4096 होता है, तो 4096 बन जाएगा, 2 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा।
बस सॉल्व हो गया। आगे बढ़े। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10, 12, 22, 25 से विभाजित करने पर शेषफल 7 रहता है। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने बताया था कि इसमें आपको सिंपली बस इतना करना है कि जब आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि समय अपना बचाओ, तो फिर बचाओ। कैसे? आप देखो क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे विभाजित करने पर 7 फिर शेषफल रहता है। ये सारी 4 अंकों की संख्याएं हैं। किसी भी एक संख्या से जो इजीली कट जाए उससे आप डिवाइड करके देख लो कि किसमें 7 बच रहा है, क्योंकि वही तो बोल रहा है कि इनसे अगर डिवाइड करोगे तो 7 शेषफल बचेगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो लास्ट के 10 से डिवाइड कर लो, बहुत आसानी से पता चल जाए। और वो भी लास्ट के डिजिट सिर्फ डिवाइड करना पड़ेगा। 80 को 87 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो क्या 7 रिमाइंडर देगा? देगा। इसको करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये 3 रिमाइंडर देगा। 70 है, 73 है, 73 में 7 बार जाएगा यानी 70 आएगा, तो 3, तो क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। यही वाला आंसर हो गया आपके। बस इतना टाइम लगना था, मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम। समझ में आया? और इसको अगर बाय प्रोसीजर करोगे तो फालतू में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। किसी ने नहीं तुमसे कहा था कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो। किसी ने बोला था क्या? नहीं, तुम खुद कर रहे हो, तुम्हारा शौक है, या फिर तुम्हें पता नहीं, तुम अनजान हो। समझ में आ गई बात? चलो, अब इसको करते कैसे हैं? तो पहले इसका एलसीएम ले लो। तो मैंने ये बता दिया कि इसका आंसर कैसे आएगा, समझ में आया? अब इसका प्रोसीजर क्या होता है वो तुम्हारे नॉलेज के लिए बता देता हूं कि अगर इसमें चेंजेस लाए तो कैसे डील करेंगे। समझ में आया? तो इनका एलसीएम लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बड़े नंबर को लिखता हूं और इसको तोड़ के लिखता हूं। 20 है तो 5 चौको 20, ये आ गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर। 5 3 15, 15 क्या है? 5 3, 5 है, 4 है, 3 नहीं है, 3 इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया। 12, 4 3 12, ये देखो 12 है, 4 3 12। 10, 5 दूनी 10, 5 ये 2 इसमें से 1 10 है। 8, 8 का क्या होता है? 2 दूने 4 दूनी 8, तो यहाँ 4 तो है, 1 2 और लाना पड़ेगा। ये हो गया आपका एलसीएम। 5 चौको 20 और ये 6, 20 छक्का 120 आपका एलसीएम बन गया। अब हमसे बोल रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती? 1000 होती। देखो 4 अंक हैं कि नहीं? इसको 120 से डिवाइड कर दो। अब ये जो 120 आया है, इसको आप 8 से डिवाइड करो, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, ये पूरा पूरा कटेगा। समझ में आया? इसी को एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे छोटा नंबर है। इससे अगर तुम्हें दूसरा नंबर चाहिए जो इन सब से डिवाइड हो, वो 240 बनेगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा? 12 अट्ठे 96, 960। ठीक है, 40 बचेगा। अब 40 क्या इसमें से घटा देंगे? नहीं घटाएंगे भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। अगर 1000 में 40 घटा दोगे तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं बन जाएगी, इसलिए नहीं घटाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे अब कैसे? और वो भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो पूरा पूरा भाग कैसे जाएगा? 120 से मतलब भाग पूरा पूरा देना है, तो बताओ 40 में कितना ऐड करें कि 120 बन जाएगा? तो आप 80 ऐड कर दो। तो यानी कि संख्या क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी 1080। 1080। अब हमें 7 शेषफल चाहिए, जितना शेषफल चाहिए उतना ऐड कर दो। आंसर क्या आ गया? 1087। समझ में आ गई बात? यही काम इतना सब करके आया। कोई जरूरत थी? एग्जाम में मार्क्स तो आपको वैसे भी मिलने वाले हैं। कोई आपको कम इंटेलिजेंट कहेगा क्या? मार्क्स चाहिए तो ये करके आइए जो बता रहा हूं। 3 पदों का योगफल 12580 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात इतना है। दूसरे और तीसरे पद का अनुपात इतना है। तो पहले और अंतिम के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको देखिए क्या है, आपको एक वो आपने जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया होगा, रेशियो अनुपात समानुपात, तो उसमें एक कंडीशन आई होगी क्या? अगर ए, एक अनुपात ए और बी है, दूसरा अनुपात बी और सी है, तो इसको मर्ज करना सिखाया गया होगा। सिखाया गया होगा कैसे करते हैं? ए का बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी, रेशियो। बी का बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी इंटू बी, फिर रेशियो। और फिर बी का सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है। इस तरह से रेशियो मर्ज होता है। वही हम वहां कर दे रहे हैं। समझ में आई बात? वही चीज वहां कर दे रहे हैं। क्या दे रहा है? पहला पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात 13:14 है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, फिर दूसरे और तीसरे बी और सी का कितना दिया है? 15 और 16। ठीक है, अब इसको मर्ज कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 इंटू 15 मल्टीप्लाई करके रखा देते हैं, कितना आ जाएगा? देखो अब इसमें जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे 13 इंटू 15, अगर आप देख सको तो ये 10 + 3 इंटू 15 करोगे, ऐसे कर सकते हो। 150 और 45, 145 195 आया। समझ में आ रही बात? ठीक है, 195। इनमें गलतियां नहीं होती हैं। इसमें आप जैसे करोगे 15 चौको 60 और 15 150, तो 210 आ गया। आया कि नहीं आया? ठीक है, 16 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 160 और 60 और 64 मतलब 214। ठीक है, 214 आएगा। देखो
10 का 160, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 16 का तो 160, 16 चौको 64, तो कितना आ गया 124 आया। 4 6 6 12, ये सॉरी 1 1 2, ठीक है, तो 224 आ गया। अब हमसे ये जब रेशियो आ गया कि पहला पद 195, दूसरा इतना, तीसरा इतना, तो हमसे पूछा क्या है, पहले और अंतिम का बीच का अंतर। तो पहला ये अंतिम, ये बीच में कितना अंतर है, 200 से 5 कम है, 200 से 24 ज्यादा है, तो अंतर कितने का हो गया 29 का। 24 + 5 29, 29 का अंतर है। और यही हमें चाहिए, लेकिन ये है कितने में से, इस संख्या में से। क्यों, क्योंकि इन तीनों का जो योग है वो कितना है 12580, इतना है इनका योग। तो इनके योग से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें तो 29 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। तो 12580 इंटू 29, 29 यूनिट की वैल्यू चाहिए। टोटल कितनी है 200, 200 400, 200 600 बना लिया, इसको 5 दे दिया, ठीक है। तो 600 610 और 10 और 19 629, 629 आ गया, ठीक है। अब ये डिवाइड होगा क्या, हो रहा है 29 दूना 58, 6 दूनी 12, पूरा पूरा 2 बार जा रहा है, 20 आ गया। 29 दूना 58, 580 आंसर आ गया। देखो कैलकुलेशन देख रहे हो आप, इसका जस्ट डबल दे रखा था। क्यों दे रखा था उसने, कि अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो हम उसमें आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे देख लोगे अगर थोड़ा सा भी सही से अभ्यास करोगे। समझ में आया, ठीक है। इसलिए इस चीज के डाउट में मत रहो, और ये आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है, तो आप बताओ कि हम क्या जानबूझ के बना रहे हैं इनको। अब ये क्वेश्चन है, एक व्यापारी 140 प्रति किलो 235 केजी चावल, ठीक है, इतना चावल इस रेट से खरीदता है, इतना चावल इस रेट से खरीदता है, और फिर इन दोनों को मिक्स करके जो भी बनता है उसको इतने रेट के हिसाब से बेच देता है। तो बोल रहा है उसका लाभ। ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है, लेकिन इसको भी मैं कम कैलकुलेटिव बनाऊंगा। कैसे, देखो कितना दिया है 235 केजी, 235 ये केजी है, ठीक है। ये कितना है 245 केजी, 245 केजी, ये 245 केजी है। आप क्या करो कि इसमें क्या है, आप 140 का मल्टीप्लाई करके लिखोगे, 140 का मल्टीप्लाई। मैं कहता हूं इस केजी को आप कम कर लो, इसको रेशियो में टर्न आउट कर लो। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो, मतलब दोनों को मिला के जब बेचोगे तो इन दोनों के योग के बराबर आएगा, तो उसी को बेचोगे। तो इनका योग पर तीसरा डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ आप खिलवाड़ कर सकते हो। ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 को 20 और 5 7 35, ये हो गया 47 केजी। अब इसी पर हम कैलकुलेशन करेंगे, 5 को 20, 5 9 45। अब 47 केजी हमने 140 के हिसाब से खरीदे, कितना बना, ठीक है, ये हम देख लेंगे कितना बना। 49 केजी 140 के हिसाब से खरीदे, कितना बना। और लास्ट में इन दोनों का एडिशन कितना, 9 7 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 केजी 168 के हिसाब से बेचने पर कितना पैसा मिला, ये हम देख लेंगे। समझ में आई बात, बस यही मल्टीप्लाई करके रखना है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, 0 14 64 98 9 और 14 चौको 56 और 56 और 9 9 6 15 65, 65 80 बना। यहाँ कितना बनेगा, 0 और 14 नमैया 126, 12 14 चौको 56, 56 और 12 68, ये इतना बन गया। अब इसमें 96 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इसको कराना पड़ेगा, ठीक है, 168 इंटू 96, ठीक है, कराते हैं। 6 6 48, ठीक है, 4 और 16 छक्का 96, 96 4 100, ये आ गया। 9 से कराते हैं, 9 ठीक 72 और 9 छक्का 54, 54 और 7 7 4 11 61, ठीक है, 61 की 6, 9 1 9 9 6 15, ठीक है, कितना आ गया 8 2 1 6 1, 161 28, 161 28 का हमने बेचा। अब इन दोनों का सम निकाल लो, इतने में बेचा है घटा दो, और इस बेस से उसका परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दो, खत्म काम। ऐड करो, 0 8 6 14, 8 5 13 1 14 और 6 6 12 1 13, इतने पर, इतने में हमने खरीदा था, इतने पैसे का या इतने रुपए का हमें पड़ा था, इतने रुपए में हमने बेचा है, ठीक है। तो घटा देते हैं भाई, कितना आ रहा है 13 44 और 0, 8 आ गया, फिर 8 आ गया, है ना, 12 बचेगा तो 8 आ जाएगा, ये 10 बचेगा, 6 आ जाएगा, ये 5 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 2। 26 28 का प्रॉफिट हुआ है, 26 88 का कितने पर हुआ है 13 44 पर, ठीक है, इंटू 100। अच्छा ये जीरो भी है, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 13 44 से ये कटेगा, ये देखो फिर दो गुना दे रखा है, ये जस्ट दो गुना है, दिख रहा है, 13 दूनी 26, 44 दूनी 88, कितने का 10 इधर है 2 इधर है, कितने का प्रॉफिट हो गया 20% का प्रॉफिट।
समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 47,500 की धनराशि पर 17 वर्षों में साधारण ब्याज, 17 वर्षों में साधारण ब्याज की किस दर पर या कितनी दर पर इतना ब्याज मिलेगा? ये ब्याज है, एसआई। क्या है? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज लग रहा है। इतना ब्याज चाहिए हमें 17 वर्षों में, तो हम ये निकाल लेते हैं कि एक साल में कितना मिला। एक साल में कितना मिला? 1, 5, 3, 4, 2, 5 बटे 17, 17 नमैया 153, आगे जीरो आ जाएगा, फिर भाग देंगे, 17 दूनी 34 और 17 पच्चे 85। एक साल में 90-25 आपको ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 90-25 एक साल में मिल रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आपको ब्याज, मूलधन कितना है? 47,500, 47,500। अब इसमें लोग क्या कहेंगे, एक साल का ब्याज इतना है, अब इस पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे, मतलब इसका परसेंटेज निकालोगे। मैं कहता हूं आप ऑब्जर्व कर लो कैसे। 47,500 है, इसका 10% निकालो तो कितना बनेगा? लास्ट से एक पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे। अब यहां देखो 47,50 है, कितना? 47,50, मैं अलग से लिख दे रहा हूं। इतना बनाने के लिए इसको कितनी बार ले जाएं? 10% की वैल्यू है, अगर 2 बार ले जाएंगे, 47 दूना 94, 1 95, ठीक है, 9500 बनेगा। और ये कितना बन रहा है? उससे कम, यानी ये 20% से कम की वैल्यू है। कितनी कम है? आप देखो कितना कम है, लगभग लगभग एक कम है। कैसे? इसका 47,500 का 10% कितना है? 47,50, तो 1%, एक अंक बाद और दशमलव लगा दो, 475। क्या 475 इसमें से घटा देंगे तो क्या यही वैल्यू मिल जाएगी? देखो 90-25 मिल रही है। इसका मतलब क्या है? 20% की वैल्यू 95 थी, उसमें 1% की वैल्यू घटाई तो आंसर क्या आया? 19%। अगर ऐसे आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, 90-25 था, 47,500 से डिवाइड करो, ठीक है, और इंटू 100 करो, आपका यही आंसर आएगा जो मैंने अभी निकाला है, 19%। समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। पाइप एक टैंक को 792 मिनट में भर सकता है और पाइप भी उसी टैंक को 990 मिनट में। तो ए कितने में भर रहा है? 792 में। बी कितने में भर रहा है? 990 में भर रहा है। ठीक है, भर रहा है, खाली कर रहा है? खाली कर रहा है, तो माइनस का कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने घंटे होगा। तो अब हम अपने वर्क यूनिट निकालेंगे। ये क्या है? आपके मिनट। ठीक है, ये क्या है? मिनट। ठीक है, अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में देख रहे हो बड़े बड़े नंबर हैं, तो कैसे तोड़ेंगे आप इसको? इससे देखो, कोई एक नंबर होगा जिसको आप ब्रेक कर सकोगे। ये दिख रहा है 99। 99 क्या होता है? 11 नहीं, 99 11 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 90। और 90 को अगर तोड़ोगे तो क्या आता है आपका? 90 का 9 धाम 90 और 10 मतलब 5 × 2, तो ये तो ब्रेक हो गया। क्या? 9, 5 और 2, इसका ये आ गया। अब एक चीज देखो, अगर ये 11 से ब्रेक हुआ तो 11 से ये भी पक्का ब्रेक हो रहा होगा। तो यानी 11 से ब्रेक करोगे तो कितना आएगा? 11 सत्ते से 70 और फिर 2 बचेगा, 11 दूनी 22। ये 72 कैसे आता है? 9 8 72 आता है। 9 × 8 लो, हो गया एलसीएम आपका। बताओ क्या आफत पड़ी है इसमें, है? और ऐसे घूमते रहोगे। इसीलिए कहता हूं कि सीखो मेरे साथ, समझे? सितारे मिल जाएंगे कंधों पर। 11, अब एलसीएम लेंगे तो 11 तो आएगा ही, 9 भी आएगा, 8 भी आएगा। क्योंकि ये सारे प्राइम है। ठीक है, अब यहां से क्या बचा? देखो यहां से क्या उठाना है? 9 आ चुका है, 2 आ चुका है, 5 बचा है, सिर्फ 5 उठाना है, हो गया एलसीएम। डिवाइड करके रखते हैं, 11 9 8 पूरा चला जाएगा तो बचेगा क्या? 5। यहां पर क्या है? एफिशिएंसी जो भी आएगी माइनस की आएगी, क्योंकि ये निकालने वाला है। तो कितना है? 11 9 5, 11 9 5, 8 बचा, 2 इधर अभी और है, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो अब दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो a माइनस बी की इफिशियंसी से काम करेंगे, और वो कितना आ रहा है? 1, 5 माइनस 4, 1 आया। यानी यही आंसर है हमारा। समझ में? तो 11 9 8 की वैल्यू कितनी है? 792। 792, 11 9 8 की वैल्यू है 792 इंटू 5। आंसर क्या लाना है? कितने घंटों में? आंसर हमें घंटों में चाहिए, तो घंटों में चाहिए तो क्या हो जाएगा? 11 सॉरी कितना, ऐसे करके रख देते हैं, 11 × 9 × 8 × 5। ठीक है, यही आंसर है। और बटे में 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे, घंटे में चेंज हो जाएगा। 5 से काटो 12, ठीक है, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से काटो 3 3 9, 3 दूना 6, 11 छक्का 66, आंसर आ गया आपका। 66 घंटे लगेंगे। समझ में आया? इतनी टफ कैलकुलेशन थी, कितनी आसानी से और स्मूथली करवा दिया, कहीं भी स्टक नहीं करोगे आप। समझ में? एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को 650 अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो वह 35% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ।
आप इस क्वेश्चन में देखो एक चीज क्या, कि अगर हम 30% की हानि पर बेची, तो पहले हमने 30% की हानि पर बेच दी भाई। ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो 30% की हानि पर बेच दी। फिर इसके बाद हम अधिक मूल्य पर बेचा जाए, 650 अधिक मूल्य पर, यानी पहले हम 30% के लॉस पर बेच रहे थे। अब इससे अगर हम 650 रुपए बढ़ाकर बेच दें तो 35% के प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं। कितने पे? 35% के प्रॉफिट पे। तो एक बात बताओ, पहले 30 से हम आएंगे जीरो पर, फिर जीरो से जाएंगे 35 पर, तभी तो प्रॉफिट होगा। जीरो मतलब जहां पर ना हमें लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, यानी कॉस्ट प्राइस पर आएंगे, और फिर 35% प्रॉफिट पर। तो आप ये बताओ यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना बना? कितना बना? दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 65% का डिफरेंस बना यहां से यहां। और उसी डिफरेंस की वैल्यू रुपए में 650 दे रखी है, यानी 65% बराबर हो गया 650। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 1000। यही कीमत नहीं है क्या? 100% कोई भी चीज का कितना होता है? सीपी तो होता है। 1000 हो गया आंसर। समझ में आया? कितना डिफिकल्ट था बताओ। एक ब्याज की गणना वार्षिक तथा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 6% ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए 25,000 पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? हमें क्या है कि एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, उसको पहले एक बार ईयरली चला दिया है, फिर उसको हाफ ईयरली चला दिया है। तो मैंने बताया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी होती है? ईयरली होती है यानी कि साल का होती है, ईयरली होती है। अगर इसको आप हाफ ईयरली चलाना चाहते हो तो हाफ ईयरली हमें कैसे मिलेगी? इसमें बस दो का डिवाइड कर दो, आपको हाफ ईयरली मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ईयरली कितनी है बताओ? ईयर की कितनी है? 6%। अगर इसका हाफ ईयरली करेंगे यानी साल का आधा करेंगे तो कितनी बनेगी? 3% बन जाएगी। दो का डिवाइड करके रख देंगे, है ना। फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा कि एक साल के लिए सीआई और एसआई बराबर होता है, यानी जो साधारण ब्याज बनेगा एक साल का वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी बन जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये क्या होगा कि पहले हमें एक 6 महीने में 3% ब्याज मिलेगा, फिर दोबारा 3% ब्याज मिलेगा, और फिर इस 3% का दूसरे 6 महीने में जो ब्याज क्रिएट होगा वो मिल जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, यानी 3 का स्क्वायर बटे 100, इतना हो जाएगा। समझ में आया? ये मैंने वही वाला फार्मूला लगा दिया, कौन सा? ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। समझ में आया? वही वाला। तो उससे भी कर सकते हो, और जो मैं दूसरा तरीका मैंने बताया मेरा वाला है, आप उससे भी कर सकते हो। तो उससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी इसमें एक साल में हमें कितना ब्याज मिल जाएगा, हम परसेंटेज की फॉर्म में निकाल लेते हैं। यहां तो हमें पता है कि एक साल में 6% ही मिलेगा, क्योंकि एक साल के लिए जा रहा है। तो यहां से कितना मिलेगा? तो वही वाला फार्मूला लगा के 3 + 3 + 3 × 9 / 100। 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना? एक जीरो पॉइंट। ठीक है, अब ये कितना यहाँ ब्याज बनेगा? यहाँ बनेगा 6.09%, है ना। यहाँ 6% है, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा? 0.09% का। ठीक है, 0.09% का अगर ब्याज बनेगा तो परसेंट हटा के इधर रख देंगे, और कितने पर? तो पैसे में कितने का बनेगा? 25,000 में। जीरो से जीरो चले गए, एक पॉइंट से ये चला गया, यानी यहाँ पॉइंट आ गया, 25 225, लास्ट से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका मैं इधर बता देता हूं। ठीक है, दूसरा तरीका मेरा वाला क्या? ठीक है, अरे ये भी वही है, पर देखो क्या है। 25% है, सॉरी 25,000 की रकम है। एक साल के लिए अगर ब्याज निकालोगे तो 6% का कितना बनेगा? 6/100, जीरो जीरो। ठीक है, 25 छक्का 150, 150 मतलब 1500 ब्याज बनेगा एक साल का। अगर हाफ ईयरली निकालोगे तो कितना बनेगा? 25,000 का 3% निकालोगे, क्योंकि हाफ ईयरली 3% बनेगा। जीरो जीरो जीरो, 25 से 75, 750। 750 6 महीने में, तो अगले 6 महीने में फिर 750, और ये 6 महीने का जो ब्याज है उसका भी ब्याज मिलेगा। तो इसका 3%, 3% कितना बना? 7 × 21 और एक 22, 22.5। अब इसमें जो अंतर आएगा ना, आप देखो 1500 इधर से कटेगा, ये मिला के 1500, तो डिफरेंस यही बचा, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया 22.5। समझ में आया? जो आपको सही लगे वो कर लीजिए। अगला क्या है? 1650 मीटर लंबा एक ट्रक 118 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है, उसी दिशा में 88 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 1500 मीटर की रेलगाड़ी को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगा? देखो, एक 1650 मीटर का लंबा ट्रक है, ये तो ट्रक की लंबाई हो गई। ठीक है,
118 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 118 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और उसी दिशा में, यानी ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, कितने के स्पीड से, 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब बोल रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1550, ट्रेन की लंबाई 1550, ठीक है। बोल रहा है रेलगाड़ी को पार करने में इसे कितना समय लगेगा, ठीक है। लंबी रेलगाड़ी को पार करने में इसे इसे मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही तो एक दूसरे से बाहर मतलब आगे निकलेगा। ट्रक की लंबा स्पीड ज्यादा है तो ट्रक ही मतलब आगे निकलेगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसमें फंडा कौन सा लगेगा, जब दो दो चीजें, दो ट्रेनें, दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। तो इनकी स्पीड माइनस कर देते हैं, तो माइनस कितनी हो गई ये 12 कम है, ये 18 ज्यादा है 100 से, तो 12 कम 18 ज्यादा, यही डिफरेंस बन गया, 18 12 30, 30 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है इनकी स्पीड में। समझ में आ गई बात। अब ये 30 किलोमीटर पर आवर का जो डिफरेंस है इसको कैसे डील करेंगे, इस चीज को देखो आप, कि ट्रेन मतलब ट्रक जो है, ये मान लो ट्रक है, ये क्या है, ट्रक, ठीक है, ये ट्रक है, ठीक, ये ट्रक है, ये ट्रेन है मान लो जा रही थी, ठीक है। तो ये ट्रेन को कब पार करेगा बताओ, कब पार करेगा, जब इसका ये वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा इसके आगे निकल के पीछे वाला हिस्सा यहां पर ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, तभी तो इसको पार करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको कितनी लंबाई चलनी पड़ेगी ट्रक को, इतनी, अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों चलनी पड़ेगी। तो इतनी डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर कराना है, जो टाइम लगेगा वही आंसर होगा। तो इस डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, 0 5 5 10, 6 5 11 1 12 और 2 1 3, 3200 मीटर, ये मीटर में थे ना, 3200 मीटर को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि ऊपर मीटर है, तो ये 5 बटे में 18 करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये 18 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर किस में आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में तो सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3 से 0, 3 छंक 18, 5 से ये 2 चला जाएगा, ये 10 था ना, तो 5 दूना 10, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 का मल्टीप्लाई करोगे 32 में कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 36 2 38, 384 सेकेंड, सेकेंड में आएगा, 384 सेकेंड आपका आंसर आ गया। अगला क्या है, 39 दूर संचार केंद्र हैं, 39 दूर संचार केंद्र हैं, ठीक है। करो इसको, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, 39 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई 282 मीटर, क्या है, 39 टावर हैं, उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 282 मीटर, ठीक, ये हो गया। अब क्या है, इसी में से हमने सैंपल निकाल लिए, कैसे, पहले 19 टावर, इसी में से पहले 19 टावर, मैंने बताया था ना कैसे, मान लो ये ऐसे करके 1 2 3 और ऐसे करके ये लास्ट में 39 है, ठीक है। तो इसमें से पहले 19 निकाल लो यहां तक, ठीक है, ये 19 हो गए, पहले 19 निकाल लो, फिर इसमें से लास्ट के 19 निकाल लो, एक बच जाएगा, 19 19 दूना 38, टोटल थे 39, तो एक कौन सा, लास्ट से 19 निकालोगे, पहले से 19 निकालोगे तो एक बीच वाला बच जाएगा, वो कौन सा होगा, 20वां टावर। समझ में आई बात, ये केस बनता है एवरेज वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पहले 19 टावर की औसत ऊंचाई कितनी है, 280, ठीक है, 280 मीटर। फिर जब दोबारा लास्ट से 19 निकालेंगे तो कितनी आ रही है औसत ऊंचाई, 284 मीटर, 284 मीटर। तो 20वें टावर की ऊंचाई ठीक है, तो 20वां वाला ही बचेगा, तो हमें 20वें टावर की ऊंचाई निकालनी कि 20वें टावर की ऊंचाई कितनी बनेगी, यही आंसर निकालना। अब देखो यहां पर एक बात बताओ, ये एवरेज था पूरा, इस एवरेज से अगर कम एवरेज लेकर आओगे तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कुछ छूट गया, कितना छूटा, 2 प्लस का, क्यों, क्योंकि आप कम लेकर जाओगे तो इसका मतलब है वहां आपने अपने हिस्से का छोड़ दिया, तो छोड़ दिया कितना, 2, 2 छूटा किसमें, एक में, तो 19 में कितना छूटा, 19 में कितना छूटा, 38, मैं इसको इधर कर दे रहा हूं, ठीक है, इधर प्लस का 2 छोड़ा तो 19 में कितना छोड़ा, 38, 38 प्लस का छूटा। अब यहां देख लेते हैं, 282 था, 284 लेकर आ गया, कितना लेकर आ गया, 284, 2 ज्यादा लेकर आ गया, तो इसका मतलब यहां 2 कम हो जाएगा, और ऐसा कितने लोगों ने किया, 19 लोगों ने, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 19 इंटू -2, यहां कितना आ गया, -38। अब यहां चेंज कितना आया,
इधर प्लस का 38 आया, इधर माइनस का 38 हो गया, दोनों बराबर कट के, तो इसका मतलब आंसर क्या है, 282 ही आ गया। यानी जितना था, कुछ ऐड ही नहीं करना है, ना कुछ ऐड करना है ना कुछ घटाना है, जितना था एवरेज उतना ही बचा रहा, खत्म काम, 282 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बक्से में भिन्न मूल वर्गों जैसे 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, तो ये हो गया 25 पैसे के सिक्के, ये हो गए 50 पैसे के सिक्के और ये हो गए 1 रुपए के सिक्के। ठीक है, अब इनका जो मूल्य दिया है वो 420 रुपए दिया है। सभी मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, समझे। ये क्या है, साफ साफ नहीं लिखा है भाई, एक सेकंड में लिख देता हूं। नंबर, क्या कर रहे हो भाई, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, सिक्कों की संख्या कितनी बराबर है, बराबर मतलब 1:1:1 का रेशियो है। अब क्या है कि उनका मूल्य दिया है, तो मूल्य कैसे बनेगा, अगर मान लो मैं बोल दूं कि 50 पैसे के मेरे पास 10 सिक्के हैं, तो कीमत कितनी बनेगी, 10 इंटू 0.5 यानी 5 रुपए बना। क्यों, क्योंकि 50 पैसा क्या होता है, आधा, आधा पैसा होता है 1 रुपए का आधा। तो इसमें देख लेते हैं, अब इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो कितना आ रहा है, ये तो आया कीमत में 0.5, एक का मल्टीप्लाई होगा उतना ही, ये कितना आएगा 0.5, ये कितना आएगा 1 रुपया। तो टोटल कीमत कितनी बनी हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से बनी 1.75 रुपया। उनके हिसाब से कितनी बन रही 420, दो जीरो हटा के, 2 पॉइंट हटा के, इधर 2 जीरो बढ़ा दिए, 25 से काट दिया, 25×6 = 150, 25×7 175, और लास्ट से 2 काट दिए तो 25×4 100, तो ये 420, 420 इंटू 4, 7 से डिवाइड और कर दिया, 7×6 42 और 6×4 24, 240, यानी एक यूनिट की वैल्यू 240 आ गई। यानी कि हर सिक्का कितनी है संख्या में, समान था, तो 240 240 240 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 240 हैं। क्यों, क्योंकि एक यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 240, खत्म काम। ठीक है भाई, सो ये वाला आप सॉल्व करिएगा, और जो अभी वीडियो अपलोड होगा 5वें नंबर का, वो जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको सारी स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है, और क्या क्या मिलेगा, और वो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, समझ में आया। देख के जाइएगा, सितारों पर कंधे लगवाने की जिम्मेदारी मेरी। आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं। धन्यवाद भाई, बंद कर दो।